हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी के क्लास देख रहे हैं जिसमें हम लोग 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। और इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का सम्मिश्रण किया है और ये क्लास पढ़ाई हूँ मैं। तो आप लोग इससे पहले हम लोग जो ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं तो उसमें आज हमारा पृथ्वी के परिमंडल है जो तीसरा अध्याय है ना। तो जिसका आज हम लोग का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी और वहाँ से आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, है ना। पृथ्वी के 3 परिमंडल होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और थलमंडल। तो आज हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के, है ना, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग कई परतों में वायु का परत है ना। 5 परतों में वायु की परत है जिसे ही वायुमंडल कहा जाता है। तो गैसों की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ना। पृथ्वी से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर तक यह वायुमंडल का फैलाव है। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसे हम 5 परतों में बांटते हैं। तो कौन कौन से परत में बांटते हैं, तो पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, फिर तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, आइए हम एक एक करके इस मंडल के बारे में, वायुमंडल के पांचों परत के बारे में पढ़ते हैं। तो क्षोभ मंडल क्या है, तो क्षोभ मंडल जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं यहाँ होती हैं, जैसे वर्षा हो गया, कोहरा, ओला वर्षण आदि क्षोभ मंडल में ही होते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट का, सबसे नज़दीक कौन सा मंडल है, तो क्षोभ मंडल, है ना। वायुमंडल का सबसे नज़दीक मंडल है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है। और इसकी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर है ना। और क्षोभ मंडल में ही देखिए मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। इसी मंडल में, इसी परत में वर्षा होते हैं, कोहरा होते हैं, बादल भी जो दिखते हैं हमें, और ओला भी का वर्षण भी होता है, तो इसी परत में होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्षोभ मंडल। और इसके ऊपर है हमारा समताप मंडल, है ना। ठीक इसके ऊपर होता है समताप मंडल। तो यह मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह जो परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना, समताप मंडल। तो आइए हम देखते हैं, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक का है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, और फिर 18 किलोमीटर के ऊपर आता है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है पृथ्वी से, तो 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो मंडल है ये हवाई जहाज के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ इसी मंडल पे हमारा जो भी हवाई जहाज है उड़ता है ना। और मौसम संबंधी तापमान यहाँ नहीं हो, मौसम संबंधी जो भी क्रिया है इस मंडल में नहीं होती है, बल्कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल में होती है। ये मंडल जो है समताप मंडल, ये वायुयान के लिए यानी कि हवाई जहाज के लिए अनुकूल होता है ना। और इसी में होता है ओजोन परत, है ना। इसी मंडल पे ओजोन परत होता है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब हम देखते हैं मध्य मंडल, है ना। मध्य मंडल, तो यह मंडल 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है तथा अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं मध्य मंडल कहाँ पे है।
तो ये हो गया पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद हो गया समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर हो गया मध्य मंडल। और इसकी ऊंचाई कितनी है? यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर तक की ऊपर तक में होता है ना, ठीक है। और 50 के बाद यानी कि 50 से ऊपर और 80 तक के, 50 से 80 के बीच में यह मंडल पाया जाता है, मध्य मंडल। और ये मंडल जो है अंतरिक्ष से, यदि अंतरिक्ष से कभी जो हमारे सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह भी हैं। और ये भी कुछ ग्रह होते हैं या क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे उल्का होते हैं, वे अपने पथ पे घूमते घूमते अपने पथ भटक जाते हैं किसी कारणवश, कभी टकरा के किसी से या फिर किसी कारण वह अपने पथ से इधर उधर चले जाते हैं। और जब वे किसी कारण से पृथ्वी पर गिरते हैं तो वे इसी वायुमंडल में आके मध्य मंडल में आते हैं, और आने के बाद वे जल जाते हैं और जल के नष्ट हो जाते हैं। तो ये मध्य मंडल हमारे लिए ये भी एक सुरक्षा कवच का तरह कार्य करता है हमारी पृथ्वी के लिए, है ना। तो जो भी अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड होती है सो इसी परत में जल जाती है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे, यानी कि 50 से लेके 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे यह पाया जाता है, यह परत मध्य मंडल, इसे हम मध्य मंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं आयन मंडल, है ना, आयन मंडल। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो तापमान तेजी से बढ़ते जाता है। यह 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो आयन मंडल है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के तक फैला हुआ है इसका। और आयन मंडल इसी मंडल का एक भाग है ना, आयन मंडल इसी मंडल का एक भाग है। रेडियो संचार के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पृथ्वी से जो भी प्राकृतिक उपग्रह भेजे जाते हैं वो इसी मंडल में होते हैं, है ना। यही हम, इसी से हम संचार में हमारी जो संचार सुविधा है सो सुलभ हो पाती है। तो रेडियो संचार के लिए यह परत जो है सो प्रयोग में लाया जाता है। इसी परत में हमारे पृथ्वी से कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। तो इस तरह आयन मंडल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ऊपर में है आयन मंडल। अब हम देखते हैं बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे बाहरी मंडल, है ना, वायुमंडल के सबसे बाह्य मंडल को बाहरी मंडल, बाह्य मंडल कहा जाता है या फिर बहिर्मंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है। ये जो मंडल है वो सबसे पतला परत होता है इसका। इसमें हल्की गैसें होती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे तैरते रहती है। तो ये देखिए ये है हमारा वायुमंडल। तो पृथ्वी हमारी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर देखिए 5 परत है, 1 2 3 4 और ये 5। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का परत है और ये 5 परतों में बटा हुआ है, इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर लास्ट में है हमारा सबसे बाहर बाह्य मंडल। तो इस तरह आज हम लोग वायुमंडल के बारे में भी पढ़े। अब हम आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले, यानी कि वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष है ऊपर, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम है राकेश शर्मा। अब हम वायुमंडल के बारे में कुछ देखते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। कि वायुमंडल अधिकांशतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है। तो आयतन के अनुसार यदि हम देखें तो नाइट्रोजन के 78% है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है 21%। तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि में जितने भी और गैस हैं वे सभी 1% के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है ना। तो आयतन के अनुसार हम देखें तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस की मात्रा है? तो नाइट्रोजन है, और कितना है? तो 78% है, और ऑक्सीजन का 21% है। तो ऑक्सीजन जो है हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है, हम ऑक्सीजन का ही सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा हम छोड़ते हैं।
ठीक है, जबकि नाइट्रोजन गैस जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और ये पौधों के लिए भी आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि और पृथ्वी के तापमान संतुलन हेतु आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे वायुमंडल में का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी उपस्थित है वे हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अलावा तापमान संतुलन करने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है, यानी कि सब नीचे इस पृथ्वी के सबसे नीचे वाले जो क्षोभ मंडल है उस मंडल में वायु का घनत्व सबसे अधिक होता है ना, समुद्र तल पे, यानी कि सबसे पृथ्वी के सबसे क्षितिज पे नीचे, है ना। तो समुद्र तल पर होता है कितना, उसका सबसे अधिक घनत्व होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु का घनत्व कम होते जाता है, जिस कारण हमारे यहाँ से पर्वतारोही भी हवा जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो देखिए सिलेंडर बीच पे बांध के ही तभी वो पहाड़ पे जा पाते हैं। तो जैसे कि देखिए कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वे जब भी पर्वतारोही पर्वत पे जाते हैं तो अपने साथ सिलेंडर भी लेते जाते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, तो हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है तथा अलग अलग स्थानों पर वायुदाब अलग अलग होता है ना। वायुदाब सभी जगह एक समान नहीं होता है, कहीं वायुदाब उच्च होता है तो कहीं वायुदाब निम्न होता है। और ये जो वायु है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो वायुदाब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है कि वायु जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। यदि आप लोग क्लास को ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा बी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है और उसका कितनी मात्रा है, कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये है 78%। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो पृथ्वी पर जो भी सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं तो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैद कर लेती है ना। और वो उस ऊष्मा को, ताप को ऊपर नहीं जाने देती है और वे बांध अपने में अथी कर लेती है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान गर्म रहता है। तो इसे हम ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं, है ना। किसी क्लास में हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए है कि निम्न में कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, वायुमंडल के किस परत में, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी कि कौन से परत में, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, बादल का गरजना वायुमंडल के किस मंडल में होता है, यानी कि वायुमंडल के कौन से परत में बादल गरजते हैं, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं। तो पहला है हमारा ए है समताप मंडल, बी है मध्य मंडल, सी है आयन मंडल और डी है क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही वायु मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है। अब पांचवा क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं, यानी कि वायुमंडल के कौन से मंडल में हवाई जहाज के लिए उपयुक्त होता है।
तो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है या फिर आयन मंडल है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? समताप मंडल ए। ठीक है, तो हवाई जहाज के लिए उपयुक्त होता है समताप मंडल। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है आयन मंडल। ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। तो ओजोन परत कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा हमारा, समताप मंडल में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हवाई जहाज सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसको तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये भी हो गया है, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? यानी कि वायुमंडल में कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है पृथ्वी पर? पहला है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आयन मंडल है ना। वायुमंडल के आयन मंडल में ही है जो रेडियो तरंगों के लिए उपयुक्त होता है। ये हम पृथ्वी पर किरणों को रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है और जिसके कारण ही हम संचार माध्यम हमारा संभव हो पाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अशोक शर्मा, राकेश शर्मा, रमेश शर्मा या फिर रवीश मल्होत्रा सॉरी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा बी, राकेश शर्मा। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग वायुमंडल से के सारे टॉपिक को, सारे वायुमंडल के बारे में जानकारी लिए हैं। ठीक है, तो हमारा आज वायुमंडल कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।